हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज की वीडियो में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 कराने जा रही हूँ। आपको पता है मैं बिजनेस स्टडीज़ का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है आपका क्लास 11th का, और ये सिलेबस आपका एचबीएससी बोर्ड के अकॉर्डिंग है। मैं आपको जो भी चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा या किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चन ना आने के चांस है तो वो चैप्टर मैं आपको नहीं कराऊंगी, सिर्फ मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ। इससे पहले मैंने 9 चैप्टर थे जो उनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनकी वीडियो डाल दी है, आप जाके देख सकते हो। अब चैप्टर 10 है। चैप्टर 10 में से मैंने आपको प्राइवेट सेक्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। आज बात करते हैं पब्लिक सेक्टर की, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है आपका कि पब्लिक सेक्टर क्या होता है। सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत उन व्यावसायिक संगठनों को सम्मिलित किया जाता है जो सार्वजनिक महत्व के होते हैं तथा जिनको सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आपको पता ही है, जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं, उनको कौन चलाता है? सरकार चलाता है, क्योंकि वो सार्वजनिक होती है, सरकार द्वारा उनको चलाया जाता है। सार्वजनिक तथा राजकीय उपक्रमों को पिछले कुछ दशकों में देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। 19वीं शताब्दी तक निजी क्षेत्र के व्यवसायिक संगठनों का ही बोलबाला था। मतलब जब 19वीं शताब्दी थी, 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था, जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा था। लेकिन 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक विकास प्रारंभ हुआ। निजी क्षेत्र के व्यावसायिक संगठनों में कुछ दोष पाए गए। उनमें कुछ दोष पाए गए, जैसे उपभोक्ता एवं श्रमिकों का शोषण हो रहा था, बड़े व्यावसायिक उपक्रमों को एकाधिकारी की प्रवृत्ति मिल रही थी, गलाघाट प्रतियोगिता थी, मतलब बहुत सारी उनमें कमियां पाई गई थी। निजी जो सेक्टर होते थे उनमें, प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी कमियां पाई गई थी। इसी प्रकार निजी क्षेत्र में उन उद्योगों के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा था जिनमें बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता थी और जिनका लाभ अर्जित करने का समय बहुत लंबा था। इन सब का परिणाम यह हुआ कि जनता का शोषण हो रहा था, देश में अर्थव्यवस्था स्थिर नहीं थी, अर्थव्यवस्था में बिगड़ाव हो रहा था, और सब में क्या है, प्रतिस्पर्धा रही थी, गलाघाट प्रतिस्पर्धा चल रही थी, उपभोक्ताओं और श्रमिकों का सबका शोषण हो रहा था। इसीलिए क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र का महत्व बढ़ गया और सार्वजनिक क्षेत्रों की स्थापना की गई। तो ये था आपका इसका इंट्रोडक्शन। उसके बाद बात करते हैं इसके मीनिंग की। सार्वजनिक अथवा राजकीय उपक्रमों का अभिप्राय ऐसे उपक्रम से है जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, और जिनका स्वामित्व व प्रबंध भी सरकार के हाथों में, मतलब जितना जो भी वो कार्य करेंगे वो सारा सरकार के अंडर रहकर ही करेंगे। इन उपक्रमों में सरकार या तो स्वयं या उनकी एकमात्र स्वामी होती है, मतलब सरकार ही होती है उनका स्वामी। सरकार ही उस ऑर्गेनाइजेशन या उस सेक्टर का जन्म करती है और सरकार के निर्देशों के अकॉर्डिंग ही उसको काम करना होता है। अथवा इनका अधिकतम स्वामित्व सरकार के पास होता है। इनको राजकीय उपक्रम या पब्लिक एंटरप्राइजेज, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, बहुत सारे नामों से पुकार। जहाँ पर आपको गवर्नमेंट का नाम मिल जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि वो गवर्नमेंट सेक्टर है आपका। जैसे स्टेट एंटरप्राइजेज भी बोल सकते हैं हम इसको, पब्लिक एंटरप्राइजेज भी, पब्लिक सेक्टर भी, या गवर्नमेंट अंडरटेकिंग भी बोल सकते हैं, जिसको गवर्नमेंट ने अंडरटेक कर रखा है। इनका उद्देश्य जनता को उचित मूल्य पर वस्तुएं व सेवाएं प्रदान करना होता है। यद्यपि इनका मुख्य उद्देश्य जनता की सेवा करना होता है, लेकिन लाभ कमाने के उद्देश्य को अलग नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे आपको पता ही होता है, कोई भी सेक्टर हो, या वो पब्लिक सेक्टर हो या वो प्राइवेट सेक्टर हो, सबका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होता है उसका मेन जो उद्देश्य होता है वो होता है समाज की भलाई के लिए, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व उसको पूरा करना होता है, लेकिन साथ के साथ उसे लाभ भी कमाना होता है। वास्तविकता यह है कि ये उपक्रम समाज सेवा करते हुए उचित लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। मतलब साथ के साथ वो क्या सोचते हैं, उनको उचित लाभ भी हो और सामाजिक उत्तरदायित्व भी उनका पूरा हो। लेकिन निजी सेक्टर में ऐसा नहीं किया जाता था। निजी क्षेत्र में सिर्फ लाभ को देखा जाता था और जो सामाजिक उत्तरदायित्व था उनको पूरा नहीं किया जाता था। इसलिए पब्लिक सेक्टर का जन्म हुआ। उसके बाद बात करते हैं इसकी विशेषताओं की, कि सार्वजनिक क्षेत्र या पब्लिक एंटरप्राइजेज की क्या क्या फीचर होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषताएं होती है। सबसे पहले आपको पता ही होता है ये राजकीय ओनरशिप, मतलब इसका जो ओनरशिप होती है, जो इनका
जो इनको नियंत्रित करती है, जो इनका अधिकारी होता है वो कौन होती है? सरकार होती है। सार्वजनिक उपक्रमों का स्वामित्व या तो पूर्णतः केंद्रीय या राज्य सरकार या स्थानीय सरकार इनके पास संयुक्त रूप से भी हो सकता है। मतलब इनका ओनर कौन होता है? एक तरह से सरकार इनका ओनर होती है। सार्वजनिक उपक्रमों में निजी क्षेत्र की भी भागीदारी हो सकती है, लेकिन सरकार के पास कुल अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग होना चाहिए। यहाँ यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि राजकीय का अर्थ राज्य से नहीं बल्कि सरकार से है, जिनमें सभी सरकारें सम्मिलित होती है। ठीक है, आपको समझ आ रहा है ना कि राजकीय का अर्थ ये नहीं है। राजकीय का अर्थ क्या है? सरकार है। ठीक है, तो इसका सबसे पहला पॉइंट है स्टेट ओनरशिप की, मतलब जिसकी ओनरशिप होती है वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट के अंडर रहकर ही वो ऑर्गेनाइजेशन या वो सेक्टर सारा कार्य करता है। सेकंड पॉइंट होता है स्टेट कंट्रोल। सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंध एवं नियंत्रण सरकार के हाथों में होता है। कुछ उपक्रमों की स्थापना सरकार अपने ही विभागों के अंतर्गत करती है, जैसे डाक तार सेवाओं को भारतीय डाक तार विभाग को सौंप दिया जाता है। मतलब कुछ बोर्डों का काम वो सरकार होती है जो वो बोर्डों को ही सौंप देती है। जैसे डाक विभाग का कार्य डाक विभाग को दे दिया, जिसका संचालन कौन करता है? संचार मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कुछ अन्य उपक्रमों जैसे स्वतंत्र बोर्ड, जैसे भाखड़ा नंगल कंट्रोल बोर्ड हो गया, हीराकुंड हो गया कंट्रोल बोर्ड, मतलब बहुत सारे कार्य ऐसे होती है जो सरकार क्या है उन्हीं के विभाग को दे देती है। ठीक है, तो वो स्टेट कंट्रोल भी इस पे होता है। थर्ड पॉइंट है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब वित्तीय स्वतंत्रता। सार्वजनिक उपक्रमों की लगभग सभी वित्तीय आवश्यकताएं सरकार की पूंजी विनियोग के माध्यम से पूरी की जाती है, लेकिन आजकल सरकार की उदार नीतियों के कारण सरकारी उपक्रमों को अपने वित्तीय आवश्यकताएं पूरी करने के लिए जनता से वित्त प्राप्त करने की अनुमति दे दी गई है। मतलब अगर पब्लिक सेक्टर चाहे तो वो जो पब्लिक है, मतलब पब्लिक से भी ऋण ले सकती है, जो जनता है उससे भी वो ऋण ले सकती है। इसलिए सरकारी उपक्रम अब अपनी अधिकतर वित्तीय आवश्यकताओं को जनता से ऋण एवं पूंजी के रूप में पूरा कर लेते हैं, जो कि इन उपक्रमों को वित्तीय स्वतंत्रता का संकेत है। मतलब फाइनेंशियल इनको फ्रीडम होती है। निजी जो सेक्टर होते हैं उनको इतनी फ्रीडम नहीं होती कि वो किसी से भी ऋण ले सके, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उनको स्वतंत्रता होती है फाइनेंशियल की, वो किसी भी जनता से ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं पूंजी के रूप में। ठीक है, फोर्थ पॉइंट होता है सर्विस मोटिव। आपको मैंने बताया है, इसका मेन मोटिव होता है समाज का कल्याण करना। लाभ भी कमाना होता है, लेकिन लाभ कमाने के साथ साथ समाज का भी कल्याण होना चाहिए। राजकीय उपक्रमों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य समाज को सेवा प्रदान करना होता है। एक निजी उपक्रम की स्थापना तभी की जाती है यदि उससे लाभ की कुछ उम्मीद हो, लेकिन राजकीय उपक्रमों की स्थापना करना यानी समाज की सेवा के लिए जरूरी है, तो हानि होने की दशा में भी इनको स्थापित किया जाता है। मतलब बेशक हमें हानि हो, लेकिन हमारा मेन उद्देश्य है जो वो पूरा होना चाहिए, मतलब समाज का कल्याण उसमें होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है आपका पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता के प्रति उत्तरदायिता। निजी क्षेत्र के उपक्रम अपनी प्रगति के लिए केवल कुछ लोगों और विशेष रूप से अपने स्वामियों के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इनके विपरीत राजकीय उपक्रम न केवल सरकार बल्कि जनता के प्रति भी उत्तरदायी होते हैं। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि इन उपक्रमों की सफलता और असफलता के बारे में विधानसभा से टीका टिप्पणी करते हैं। मतलब उनका जनता के प्रति भी उत्तरदायित्व होता है। जो जैसे जनता ने उनको वोट दिया, उनको गवर्नमेंट बनाया है, तो उनका उद्देश्य है, मतलब उनका मेन उद्देश्य ही होना चाहिए कि जनता का ही उसमें कल्याण हो। ठीक है, जनता के प्रति उनकी उत्तरदायिता होती है। उसके बाद आता है प्रबंध में नौकरशाही। क्योंकि सार्वजनिक उपक्रम सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, इसलिए इनका प्रबंध प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जाता है। प्रशासनिक अधिकारी सरकार द्वारा बनाए गए नियमों और उपनियमों को ध्यान में रखते हुए इन उपक्रमों का संचालन करते हैं और परिणाम स्वरूप निर्णयों में लोकशीलता का अभाव रहता है। मतलब जो ये डिसीजन लेती है गवर्नमेंट, उनको लोकशील नहीं होते वो, क्योंकि मतलब लोकशील का मतलब होता है उनको आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता। इस विशेषता के कारण इन उपक्रमों में निर्णय इतनी शीघ्रता से नहीं लिए जाते जितने कि निजी उपक्रम में लिए जाते हैं। इनमें छोटा निर्णय के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होता है। इसमें अगर हमें कोई डिसीजन लेना है, गवर्नमेंट को कोई डिसीजन लेना है, तो वो सारे डिपार्टमेंट से पूछ कर ही कोई डिसीजन ले सकता है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जल्दी ही डिसीजन लिए जा सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं लिए जा सकते। मधुर औद्योगिक संबंध। निजी क्षेत्र के व्यवसायों की अपेक्षा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का दृष्टिकोण अधिक उदार होता है। मतलब इनमें जो रिलेशन होता है वो बहुत अच्छे होते हैं। ये उपक्रम ऐसी नीतियों को अपनाते हैं जो उनके कर्मचारी, उपभोक्ता
और अनंत पूरे समाज के लिए हित करो, क्योंकि ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अपनाती है जो कि हमारे समाज के लिए कल्याण करे, जिसमें समाज का कल्याण हो, उपभोक्ताओं का भी कल्याण हो, कर्मचारी भी खुश हो, समाज भी खुश हो, इसलिए इनमें मधुर संबंध बने रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सभी वर्गों के लिए उपयोगी। सार्वजनिक उपक्रम समाज के किसी एक वर्ग के लिए नहीं बल्कि ये सबके लिए उपयोगी होते हैं। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का डाक एवं तार विभाग समाज के सभी लोगों के लिए, मतलब ये सभी के लिए होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो पब्लिक सेक्टर है वो सिर्फ अमीरों के लिए हो या कि सिर्फ गरीबों के लिए हो, सबके लिए सेम कार्य करते हैं। उसके बाद है मोनोपोली इन फ्यू सेक्टर। कुछ क्षेत्रों में सार्वजनिक उपक्रमों का एक अधिकार पाया जाता है कि इन्हीं विशेष उद्योगों को केवल सार्वजनिक क्षेत्र में ही स्थापित किया जाता है। जैसे रेलवे हो गया, रेलवे का काम सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही कर सकता है, कोई भी जो प्राइवेट सेक्टर है वो उसके लिए स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे डाक हो गया, तार हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही बनाया जा सकता है, प्राइवेट सेक्टर नहीं हो सकता उसके लिए। तो उनके लिए उन फ्यू सेक्टर्स पे उनकी मोनोपोली होती है। तो ये 9 पॉइंट थे, आपका समझ आ गया होगा। किसी पॉइंट में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ये सब मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट था आपका राजकीय स्वामित्व, सेकंड था आपका राजकीय नियंत्रण, थर्ड था आपका वित्तीय स्वतंत्रता, फोर्थ था आपका सेवा उद्देश्य, फिफ्थ था आपका जनता के प्रति उत्तरदायिता, सिक्स था आपका प्रबंध में नौकरशाही, सेवन था आपका मधुर औद्योगिक संबंध, एट था आपका सभी वर्गों के लिए उपयोगी, नाइन था कुछ क्षेत्रों में एकाधिकार। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मेरे चैनल पर कॉमर्स से रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।